हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फैन का साउंड को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? ओके, 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 ओके। आज अपन नया टॉपिक लेंगे थोड़ा। इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो, एक सीरीज है जिसको वैसे याद रखो अपना थोड़ा कोई ट्रिक वगैरह बना के तो बहुत ही बढ़िया है। मैं थोड़ा लिख देता हूँ। वैसे सारी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी याद नहीं करनी है। कुछ एक रेफरेंस के फॉर्म में आपको मेटल्स याद रहने चाहिए। तो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। लिथियम से स्टार्ट करते हैं। लिथियम। और सबसे ऊपर की तरफ होता है फ्लोरीन। तो कुछ एक एलिमेंट हैं: पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, निकल, क्रोमियम, आयरन, निकल, हाइड्रोजन। और इसके ऊपर की तरफ कुछ एक एलिमेंट है, वो याद रखो आप: कॉपर, मरकरी, गोल्ड। कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड और फ्लोरीन। क्या सबके क्लियर दिखाई दे रहा है? ज्यादा आपको याद नहीं करना है। वैसे तो ये भी अगर आप थोड़ा सा हिंट की फॉर्म में याद रखोगे तो थोड़ा इजी रहेगा। बाकी सब कुछ बढ़िया रहेगा। ओके, ध्यान से देखो। आपने कल देखा था जब लास्ट अपनी क्लास हुई थी, तो स्टैंडर्ड जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था आपको मालूम है? कि 0 0 वोल्ट। मतलब उसका कोई ना तो रिडक्शन होता था, ना स्टैंडर्ड कंडीशन पे वो तो ना तो रिडक्शन शो करता है और ना ही ऑक्सीडेशन शो करता है। तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन ने देखा था कितना था? 0। और आप ध्यान दो उस चीज पे कि इस हाइड्रोजन से नीचे की तरफ भी आपको मेटल्स दिखाई दे रही हैं, इस हाइड्रोजन से ऊपर कुछ मेटल्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो थोड़ा वेरिएशन शो करता है। जो डाउन साइड की तरफ जितने भी मेटल्स हैं जैसे वो होती हैं, उनका मेटेलिक कैरेक्टर स्ट्रांग होता है, यानी कि उनका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अप टू डाउन, जैसे जैसे आप मूव करते जाओगे तो आपके ऑक्सीडेशन इंक्रीज होता जाएगा। ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे जो ये फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका क्या होगा? रिडक्शन। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ये क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कौन? ऊपर वाले जो भी हैं। और जैसे जैसे आप डाउन साइड की तरफ मूव करते जाओगे तो आप देखोगे कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जा रहे हैं। जब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जा रहे हैं
नहीं जयेश, जयेश ये चैप्टर 3 दिन हो चुके हैं, आज शायद 4th क्लास है। डाउन साइड की तरफ मूव करते जाते हैं तो आपने देखा होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती जा रही है, तो आप बोल सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट की तरह बिहेव करते हैं वो डाउन साइड के एलिमेंट्स करते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप ऐसे बोल सकते हो कि ये इनका ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इनका इनका रिडक्शन पावर अच्छा खासा होता है। या सिंपल अगर एजेंट की फॉर्म में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ऐसे लिखवा दूं मैं कि इनका रिडक्शन हो रहा है, ऐसे लिख दो इनका रिडक्शन स्ट्रॉन्ग, या ऐसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग के चक्कर में आप ज्यादा थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैं थोड़ी देर में आपको और ज्यादा कंफ्यूज करूंगा। इसको क्या बोलोगे, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। वैसे एजेंट उल्टे होते हैं, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था। ऊपर की साइड में जितने भी आपके एलिमेंट हैं उनका रिडक्शन हो रहा है, जैसे जैसे डाउन साइड की तरफ आप मूव करते जा रहे हो। क्या हुआ, आवाज आ रही है ना क्लियर कश्यप? क्लियर है, क्लियर है। जैसे डाउन साइड की तरफ मूव करते जाते हो तो उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस कर रहे हैं, किसका लॉस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं। रिडक्शन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं गेन करते हैं। तो अगर आपको कोई भी दो इलेक्ट्रोड दे दिए जाएं और पूछ लिया जाए कि उसमें से कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव करेगा और कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव करेगा, तो आपको मालूम है कि डाउन साइड की तरफ ऑक्सीडेशन वाले होंगे और उससे ऊपर वाले वो रिडक्शन की तरह बिहेव करेंगे, यानी कि उनको वो कैथोड की तरह बिहेव करेंगे। कल अपन ने एक इलेक्ट्रोड पढ़ा था, लास्ट टाइम अपन ने गैल्वेनिक सेल या आप वोल्टेज सेल बोल दो, डेनियल सेल का एक एग्जांपल था, जिसमें एक इलेक्ट्रोड था आपका जिंक वाला और सेकंड जो इलेक्ट्रोड था वो आपका था क्या, कॉपर का। तो अपन ने क्या देखा था कि जो जिंक था वो आपके एनोड की तरह बिहेव करता था। किसकी तरह बिहेव करता था, एनोड की तरह। और जो कॉपर है वो आपका कैथोड की तरह बिहेव कर रहा था। और आपको यहाँ पे इस टेबल से मालूम पड़ गया होगा कि कैथोड की तरफ बिहेव कर रहा था, मतलब उसका रिडक्शन हो रहा था, क्योंकि वो ऊपर की तरफ है और उससे नीचे की तरफ जो भी जितने भी एलिमेंट हैं वो अगर इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन करेंगे तो वो एनोड की तरह बिहेव करेंगे। तो एनोड ये बनाएगा और कैथोड ये बनाएगा। इनमें से जब भी आपको कोई रिलेटिवली अगर किसी इलेक्ट्रोड के बारे में पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो कि कौन सा एनोड की तरह बिहेव करेगा और कौन सा कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो इसके बारे में कुछ एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं अपने, थोड़ा सा काम आएगा। ये हटा दूं मैं ये टेबल, लिख लो इसको जल्दी से। ओके, इसमें एक छोटी सी चीज और ऐड कर लो, जो अपन ने रिडक्शन वाली रिड्यूसिंग एजेंट वाली बात की थी वो इसकी जस्ट ऑपोजिट होती है। कि जिस भी एलिमेंट का आप ध्यान से सोचो कि अपन कॉपर की जब बात कर रहे थे तो कॉपर क्या कर रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। तो इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब रिडक्शन। जब खुद का अगर रिडक्शन होगा तो सामने वाला किस तरह से बिहेव करेगा, यानी कि मेरे अगर कॉपर को कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो सामने वाला बिहेव कैसे कर रहा है, उसका खुद का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन वो मतलब ऑपोजिट इलेक्ट्रोड का रिडक्शन कर रहा है। जैसे मान लो ऐसे बात करो कि ये जो एनोड है, ये एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, या इनर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। डोनेट करता है कि नहीं करता है? आप देखो कि जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने ही पड़ेंगे। तो इसका जब रिडक्शन हो रहा है तो इसकी रिडक्शन में हेल्प कौन कर रहा है, मतलब डायरेक्टली कहो चाहे इनडायरेक्टली कहो, इसकी जो रिडक्शन करने के लिए जो हेल्प कर रहा है वो जिंक ही कर रहा है। तो जिंक यहाँ पे जिंक का खुद का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन इस कॉपर के लिए जिंक क्या है, एक जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है। आप ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे जिंक क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये एक तरह का एजेंट एजेंट है, मतलब एजेंट मतलब ऐसे बोल सकते हो आप कि कोई एक ऐसा ऐसी स्पीसी जो सामने वाले को क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है। समझ रहे हो आप? यानी कि अगर इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, कॉपर करेगा। जब कॉपर इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो कॉपर का तो रिडक्शन हो रहा है, लेकिन कॉपर के रिडक्शन में हेल्प कौन कर रहा है,
हेल्प तो ये जिंक ही कर रहा है, तो जिंक क्या कर रहा है, इसके रिडक्शन में हेल्प कर रहा है। तो जिंक खुद क्या है, एक तरह का एजेंट है। कैसा एजेंट है, रिडक्शन करने वाला एजेंट है। तो इसको क्या बोल देते हैं अपन, रिड्यूसिंग एजेंट। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका रिडक्शन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कॉपर इस जिंक को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे। तो जिंक को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए ये कॉपर हेल्प करता है। तो यहाँ पे कॉपर किस तरह से बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, जो अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा था उसका जस्ट ऑपोजिट है। देखो इसका खुद का तो ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन ये सामने वाले का रिडक्शन कर लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर का खुद का तो रिडक्शन होता है, लेकिन ये सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ये थोड़ा सा याद रखना। कई बार अपन क्या बोल देते हैं, इसका खुद का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोलते हैं, इस चीज में कंफ्यूज मत होना। ये ऑक्सीडेशन तो इसकी खुद की प्रॉपर्टी है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने करके सामने वाले की प्रॉपर्टी को चेंज करता है। एजेंट क्या करता है, प्रॉपर्टीज को चेंज करता है। यानी कि एक तरह से क्या कह सकते हो आप, एक इंटरेक्शन का काम करता है कैथोड और एनोड के बीच में। यानी कि आप इस टाइप के एजेंट, यानी कि ये जिंक एक टाइप का एजेंट है जो आपके कॉपर को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। यानी कि रिड्यूस करेगा तो कॉपर उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। यानी कि कुछ ना कुछ कॉपर को रिड्यूस होने के लिए इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, यही एजेंट दे रहा है। इसलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट और इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देते हैं। क्या इसमें किसी को कोई कंफ्यूज, एजेंट में और ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, रिडक्शन प्रोसेस में, इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना। चलो मैं इसको हटा देता हूं, हटा दूं। कुछ एक स्टेटमेंट लिख लो जो आपके कभी कभी काम आएंगे। वैसे तो एग्जाम में तो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं आजकल, अब नया पैटर्न आया है तो उसमें आपके आ सकते हैं। तो सबसे पहले चीज लिखिए, दिस सीरीज helps us helps us या helps us की जगह tell us बोल दो ऐसे। दिस सीरीज tells about which one of electrode act as oxidizing और reducing agent। यानी कि ये जो आपकी सीरीज है ये आपको ये बताएगी कि कौन सा जो इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये आपको बताता है कि इट टेल्स अस विच ऑफ द इलेक्ट्रोड act as a anode and cathode। आप बता सकते हो कि कौन सा इलेक्ट्रोड होगा वो एनोड की तरह या बिहेव करेगा और कौन सा कैथोड की तरह बिहेव करेगा। बस इन दो चीजों को ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताती है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो उसका रिडक्शन होगा, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो भी होगा उसका खुद का क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख लो, उसका खुद का क्या हो रहा है, आपके रिडक्शन हो रहा है। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक टाइप की प्रॉपर्टीज हैं। और एजेंट एक टाइप के, जैसे वो ऐसे बोल सकते हैं, इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो उसको डोनेट करने में हेल्प करवा रहा है, और को गेन कर रहा है तो गेन करने में हेल्प करवा रहा है। बाकी इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में और कुछ नहीं, बस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप थोड़ा अगर ट्रिक की फॉर्म में इसको याद भी करो तो बहुत बढ़िया है।
और बाकी अगर ना भी याद करो तो आपको एक चीज मैंने पहले ही बताई थी, जब भी आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फ्लोरीन 2 जैसे हाइड्रोजन बीच में आ जाता है और नीचे आपका लिथियम आ जाता है, आपने देखा होगा जब लिथियम आ जाता है तो आप देखोगे जो फ्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा क्या होगा, जो फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव में होगा। क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। जब पॉजिटिव में रिडक्शन पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल किसमें होगा, पॉजिटिव में। और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। 0 वोल्ट आपको मालूम ही है। और जैसे जैसे हाइड्रोजन से नीचे जाते जाओगे तो लिथियम की तरफ आपके नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल आना शुरू हो जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल कैसा आ जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल आपका नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। तो इनके बीच में जो भी वेरिएशन होंगे, यानी कि जिसकी जितनी ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव में, वो आपका कैथोड की तरफ बिहेव करेगा, और जिसकी वैल्यू कम होगी वो आपका एनोड की तरफ बिहेव करेगा। बाकी तो आप इनके साइन से भी पता लगा सकते हो कि कौन सा एनोड होगा और कौन सा कैथोड होगा। बाकी इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट के लिए आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको जनरल ध्यान रखना है कि कौन सा एनोड होगा, कौन सा कैथोड होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हटा दूं मैं इसको, लिख लो आप इसको। देखो स्क्रीनशॉट वगैरह क्या ये पता नहीं आदत पड़ी हुई है कई लोगों की कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लिखने की कहाँ जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लिखोगे, लिखने का प्रॉपर टाइम मिलता है आपको अच्छे से, आप उसको लिखोगे। वेरी गुड रघुवीर। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ा वो नेट की प्रॉब्लम थी। हटा दूं, ओके चलो। देखो मैं आपको ज्यादा आपके चैप्टर के अंदर आपको इन्वॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप थोड़े डिप्रेशन में ना आ जाओ। आपको थोड़े बेसिक्स पहले अच्छे से मालूम होने चाहिए, तो जैसे जैसे आपके बेसिक्स क्लियर होते जाएंगे हम थोड़ा उसको टफ की तरफ खींचते जाएंगे, तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करोगे। थोड़ा आप ऐसे मत समझो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसी हो रही है, एक एक दो दो टॉपिक हो रहे हैं, आपको जनरल मालूम पड़ जाएगा तो आप इजीली क्वेश्चन जो होगा उसको आप फेस करने की हालत में रहोगे। ऐसा नहीं है कि ये दो दो टॉपिकों से आपकी केमिस्ट्री चलती जा रही है, वैसे ट्वेल्थ है तो ट्वेल्थ में भी बेसिक अच्छे से आपको आना चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है नर्स्ट इक्वेशन, NERNST, नर्स्ट इक्वेशन। ये एक ऐसी इक्वेशन है जो आपकी 11th की नॉलेज को थोड़ा सा बताएगी कि आपने 11th में जो पढ़ा था वो यहाँ पे क्या आपको याद है कि नहीं, उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे अप्लाई करना सीखना है। ये नर्स्ट इक्वेशन जो आपके कोर्स में है, इससे आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको थोड़े से ध्यान रखना है, लेकिन उसके थोड़े बहुत मैं आपको पैरामीटर भी बताऊंगा यहाँ पे। ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की कैलकुलेशन में हेल्प करेगा कि किसकी कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है आपको पूरे सेल में। ये सेल की कुछ पोटेंशियल्स की कैलकुलेशंस होती हैं, उसको हेल्प करता है। आपको सिर्फ इस फॉर्मूले को थोड़ा याद रखना है बस। फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ उसका कोई एग्जाम में कोई एस्पेक्ट्स नहीं है जो आप टेंशन लोगे, इसकी डेरिवेशन पूछेंगे अपने को, ये फिजिक्स नहीं है। तो आपको बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को याद रखना है, और इस इक्वेशन को कभी कभी मॉडिफाई करने की भी जरूरत पड़ जाती है। तो मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं वो भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताएंगे। जो ये नर्स्ट इक्वेशन है ये किसकी कैलकुलेशन में काम आती है, ये आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेशन में काम आती है। कैलकुलेशन भी किसकी, इलेक्ट्रोड या आपके सेल पोटेंशियल, किसके, सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल की कैलकुलेशन में काम आती है। सेल पोटेंशियल को अपन लिखते हैं किससे, ई सेल से। ठीक है, अब ध्यान देना इस चीज में कि अपन ने जब गैल्वेनिक सेल की बात की थी तो एक प्रॉपर कुछ कंडीशंस फिक्स कर दी थी अपन ने कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस की फॉर्म में यूज करके अपन उसका जो ऑपोजिट जो इलेक्ट्रोड होता था उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन क्या होता है कि जो इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज होती है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी अगर
जैसे इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन कर रहे हो, आपने अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया है, अगर आपने वहां पे इलेक्ट्रोड की थिकनेस को कम ज्यादा कर दिया है, या इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन, या आप उसके अंदर कोई गैस का इलेक्ट्रोड अगर यूज ले रहे हो, तो गैस का जो प्रेशर है अगर आप उसका थोड़ा बहुत भी चेंज कर देते हो, क्या कर देते हो, थोड़ा बहुत भी चेंज कर देते हो, तो उस सेल का जो सेल पोटेंशियल है वो वेरिएशन करना शुरू कर देता है। तो उस वेरिएशंस को यानी कि कैलकुलेट करना है कि कंसंट्रेशन चेंज होने पर आपके सेल के पोटेंशियल में क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो उसकी कैलकुलेशन में बस ये नर्स्ट इक्वेशन काम आती है। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर सेल का सेल पोटेंशियल निकालते हैं, तो उसके लिए जो ई नॉट सेल होता था, उसका जनरल फॉर्मूला आप क्या लिखते थे, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन में लेते थे आप ये तो आपके स्टैंडर्ड ई सेल पोटेंशियल आता है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का मतलब उनकी कंसंट्रेशन सेल की फिक्स है, थिकनेस फिक्स है, सारा एनवायरनमेंट फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, रूम टेम्परेचर पर आप रिएक्शन करा रहे हो, तो उसके लिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या आएगा, ये जो भी इलेक्ट्रोड है, कैथोडिक इलेक्ट्रोड है माइनस एनोडिक इलेक्ट्रोड है। आर मतलब ये वाला जो सेल पोटेंशियल है किसका है, ये कैथोडिक है, ये कैथोडिक पार्ट का है, ये कैथोडिक पार्ट है, ये तो आपको मालूम है। लेफ्ट मतलब ये आपके एनोडिक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपके कैथोडिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एनोडिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, और कौन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये भी ध्यान रखना, रिडक्शन वाले, रिडक्शन पोटेंशियल। आपको मैंने बताया था कि हमेशा आपको रिडक्शन पोटेंशियल में ही आपको कैलकुलेशन करनी है पोटेंशियल। जो भी इनके रिडक्शन पोटेंशियल हो गए, कैथोडिक रिडक्शन पोटेंशियल को एनोडिक रिडक्शन पोटेंशियल जैसे माइनस कर दोगे, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में उसका सेल पोटेंशियल आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उस इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन को, जैसे ही आप उसकी सेल की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन को, उसके एनवायरनमेंट को थोड़ा बहुत चेंज करते हो, तो उसका सेल पोटेंशियल चेंज हो जाता है। तो उसी सेल पोटेंशियल को चेंज, यानी कि जो अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन, नर्स्ट इक्वेशन आपके कहाँ पे काम आती है, नॉर्मली वैसे तो नर्स्ट इक्वेशन आपके स्टैंडर्ड कंडीशन में भी काम आती है, लेकिन कैलकुलेशन बेस्ड जो कितने जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपके अदर देन नॉर्मल कंडीशन, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो अदर अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन, अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन, नॉर्मली ध्यान रखना। क्योंकि देखो आपको स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालने के लिए क्या है, बस आपको जो भी कैथोडिक और एनोडिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उनको माइनस कर दो, स्टैंडर्ड कंडीशन में आ जाएगा। उसके लिए तो ज्यादा आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप स्टैंडर्ड कंडीशन को चेंज करते हो, तो नर्स्ट इक्वेशन का आपको यूज करना पड़ेगा। और ये नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ये आप अभी देखोगे। मैं हटा दूं ये, पहले ये लिख लो आप, फिर अपन नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं क्या होती है। ओके, नर्स्ट इक्वेशन क्या है, उसका जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ। देखो जो स्मॉल में है इसको स्मॉल में रखो, जो कैपिटल में है उसको कैपिटल में रखो। एल एन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बस जनरल सा फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि 11th का कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके रिकॉल करवाएंगे। आपने 11th के अंदर जब ये आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह पढ़े थे, उसमें लॉग की कुछ कैलकुलेशंस देखी थी। वो लॉग की कैलकुलेशन यहाँ पे आपको वापस थोड़ा सा रिकॉल करनी है कि जब भी आप यहाँ पे ln को रिप्लेस करोगे तो उसकी जगह लॉग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो इसी फॉर्मूले को जब अपन यहाँ पे चेंज करते हैं, देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स का इतना ज्यादा रोल नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत आपको इंटर कन्वर्जन आना चाहिए, डेरिवेशंस का इतना ज्यादा यूज नहीं है यहाँ पे। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303
आर टी अपॉन एन एफ, ये जो ln था वो log में कन्वर्ट हो गया। log ln को जैसे ही log में कन्वर्ट करोगे तो उसके लिए फैक्टर 2.303 होता है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो ये दोनों के दोनों आप जो फॉर्मूले हैं उनको ध्यान रखोगे, ध्यान तो वैसे एक को रख लेना, दूसरा आपको इंटर कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये जो टर्म्स जो लिखी हुई है उनको क्या बोलते हैं। ई सेल क्या है, ये सेल पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल, ठीक है। और ई नॉट सेल क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, आप ऐसे लिख सकते हो ना। ई नॉट जिसके ऊपर भी नॉट आ गया मतलब वो स्टैंडर्ड कंडीशन को शो करता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। जो यहाँ पे जो आर है, मतलब आर लिख रहा हूं, आर क्या है, यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स ऐसी कुछ होती है, जो हाँ जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। और जो टी है, यहाँ पे टी किसको रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर को, और टेम्परेचर आपको किस में लेना है, केल्विन में लेना है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और यहाँ पे एन किसको रिप्रेजेंट करता है, एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन रिएक्शन, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन रिएक्शन, ठीक है ना। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन उसके उस पूरी रिएक्शन के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे अपन ने एनोडिक रिएक्शन और कैथोडिक रिएक्शन जब जिंक और कॉपर का गैल्वेनिक सेल में देखा था, तो उसमें जिंक था वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, तो वहां पे एन की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि वहां पे एक ही एलिमेंट है वो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां पे एन की वैल्यू 2 आएगी। कहीं पे 3 भी आ सकती है। और ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है ना, ये नेट होने चाहिए, नेट रिएक्शन के होने चाहिए, ध्यान रखना। जो टोटल एक नेट रिएक्शन कर रहे हो उस रिएक्शन के आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं, ऐसे नहीं कि आप स्टोइकियोमेट्री को बैलेंस कर ही नहीं रहे। नेट रिएक्शन का मतलब उस रिएक्शन को पूरा बैलेंस करना है, केमिकली बैलेंस करना है। आपने 10th क्लास में अच्छे से सीख रखा है कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो वो नेट सेल की जो भी रिएक्शन है उसके लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो आपके एन को रिप्रेजेंट करता है। आर आपके गैस कांस्टेंट की वैल्यू ये फिक्स होती है, आपको ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है। टेम्परेचर यहाँ पे अदर देन अगर अगर आपका 298 केल्विन अगर आएगा तो स्टैंडर्ड कंडीशन है। उसके अलावा अगर आपके 1 डिग्री 2 डिग्री केल्विन अगर टेम्परेचर कम ज्यादा भी होगा तो आपका सेल पोटेंशियल चेंज होगा, तो वहां पे आप टेम्परेचर को केल्विन में पुट करोगे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम ही है, सेल पोटेंशियल आपके स्टैंडर्ड कंडीशन के अलावा जो भी सेल पोटेंशियल आता है वो है। और ये ई सेल क्या है, आपके स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जिसको अपन ई कैसे लिखते हैं, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, इसी को ऐसे तो लिखते हैं, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, यही है। ओके, अपन थोड़े से क्वेश्चन के थोड़ा सा आगे और बढ़ाएं, हटा दूं मैं इसको। चलो हटाने से पहले एक छोटी सी चीज और थोड़ा यहाँ से ध्यान रख लो आप। जो भी मैं यहाँ पे ये कंसंट्रेशन ऑफ पी, पी मतलब प्रोडक्ट, आप समझ रहे हो ना, पी का मतलब प्रोडक्ट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपको। पी मतलब प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है और आपके रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी रिएक्टेंट है, जितने भी प्रोडक्ट है, वो सारे के सारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो यहाँ पे आप इंक्लूड नहीं करोगे। यहाँ पे सिर्फ आप वही चीजें इंक्लूड करोगे जो कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं। यानी कि यहाँ पे कंसंट्रेशन वाली जितनी भी टर्म्स होंगी या पार्शियल प्रेशर की जो भी टर्म होगी, यानी कि पार्शियल प्रेशर में चेंज होने वाली जो भी टर्म्स होगी उनको यहाँ पे आप पुट करोगे, चाहे तो रिएक्टेंट की फॉर्म में हो चाहे आपके प्रोडक्ट की फॉर्म में हो। लेकिन यहाँ पे कभी भी आप सॉलिड को रिप्रेजेंट नहीं करोगे, क्योंकि सॉलिड की जो कंसंट्रेशन होती है उसको यूनिट माना जाता है, उसको वन माना जाता है। तो वन को चाहे तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो, चाहे किसी से भी कोई डिवाइड करो, तो उसका आंसर में कोई ज्यादा वैसे डिवाइड करने में तो काफी फर्क पड़ता है, लेकिन उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो यूनिट मानी जाती है, इसलिए उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे सॉलिड को कंसिडर नहीं किया जाता है, यहाँ पे सॉलिड डज नॉट कंसिडर्ड।
because the concentration of solid is unity, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन को एक माना जाता है कि चाहे कुछ भी हो उसकी कंसंट्रेशन को एक माना जाएगा, तो आप उसकी कंसंट्रेशन में किसी भी टाइप का कोई वेरिएशन नहीं होगा, आप ऐसा मान सकते हो। तो यहाँ पे जितने भी आपकी कंसंट्रेशन की टर्म्स आएंगी, तो कंसंट्रेशन की टर्म्स नॉर्मली किसकी आती है, या तो कोई लिक्विड सॉल्यूशन है उसमें आपने क्या किया, जो सॉल्ट है वो सॉल्ट बहुत ज्यादा ऐड कर दिया पानी मिला के, या बहुत कम पानी, बहुत कम आपने सॉल्ट लिया, पानी बहुत ज्यादा ले लिया, तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो सोल्यूशन है उसमें जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है। और एक होता है पार्शियल प्रेशर, अगर आप वहां पे जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मैंने बात की थी, तो उसके अंदर पाइप में से अपन हाइड्रोजन गैस को पास कर रहे थे, तो हाइड्रोजन गैस की अगर कंसंट्रेशन को कम ज्यादा कर दोगे, यानी कि उसका पार्शियल प्रेशर, जो भी गैस क्या करती है, प्रेशर क्रिएट करती है, तो जो भी उसका प्रेशर होगा, अगर वो ज्यादा हाइड्रोजन गैस अगर उसमें पास करोगे तो उसकी कंसंट्रेशन या उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर कम पास करोगे तो उसका पार्शियल प्रेशर कम होगा। यानी कि यहाँ पे सिर्फ अपन किसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड और सॉलिड्स की। पार्शियल प्रेशर आप गैस का यहाँ पे शो करते हो, बाकी आप सॉलिड को यहाँ पे कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि सॉलिड की कंसंट्रेशन को यहाँ पे सिर्फ यूनिटी माना जाता है। ओके, अपनी छोटी सी इक्वेशन देखते हैं, फिर इस फॉर्मूले को अपन थोड़ा सा मैनेज करते हैं, आगे करें। ओके ओके, चलो मैं इसको थोड़ा सा यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। अपन एक जनरल से इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। अपन सिर्फ एक सिंगल जो इलेक्ट्रोड है उस पे जो एक नॉर्मल रिएक्शन होती है वो अपन देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर जो भी एग्जांपल दिए हुए बहुत बढ़िया दिए हुए हैं, कि कोई भी अगर एक मेटल है, ये एम एम मतलब मैं आपको एक मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये मेटल क्या करती है, कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, कोई भी मान लो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके ये किस में कन्वर्ट होती है, एम की पावर एन प्लस में कन्वर्ट होती है, या प्लस एन में कन्वर्ट होती है। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉनों का लॉस किया, एन इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया। ऐसे तो करते हैं, यहाँ पे जितना चार्ज आता है उतने ही तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस करता है। तो आप देखोगे जो ये मेटल है ये आपकी सॉलिड है, ये क्या है आपकी सॉलिड फॉर्म में। और अब देखो ये एक आयन बन गया, और ये आयन किस में है अब या तो ये आयन आपके लिक्विड की फॉर्म में होगा, या आपके ये आयन गैस की फॉर्म में भी कभी कभी हो सकता है। तो गैसेस जो सोल्यूशन होंगे वो गैसेस सोल्यूशन गैसेस आयन भी शो करते हैं, वहां पे प्रेशर भी वहां पे कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे ये आयन बन गया, इस इलेक्ट्रॉन का तो आपने देख ही लिया। अब इस पूरे फॉर्मूले के अंदर इसकी थोड़ी वैल्यूज को अपन पुट करने की कोशिश करते हैं, कि जब अगर ये एक सॉलिड होगा वो आयन में कन्वर्ट होगा दो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, तो इस टाइप का जो सेल होगा, जो सेल का इलेक्ट्रोड होगा, वो इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा वो कैसे अपन यहाँ पे शो करेंगे। तो आप देखोगे कि इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन में जो भी वैल्यू होगी वो अपने को दी भी रहेगी। तो आप यहाँ पे इसका ई सेल, यानी कि ई सेल जो भी इलेक्ट्रोड का जो सेल का जो इलेक्ट्रोड है उसका अपन निकालने की कोशिश करेंगे। तो ई नॉट सेल माइनस, या मैं ऊपर वाली इक्वेशन को लिख देता हूँ, ये वाली आप समझ जाओगे, मैं ऊपर वाली एक लिख देता हूँ। इसमें तो क्या करना है, जब भी आप एल को कन्वर्ट करोगे लॉग में, तो यहाँ पे 2.303 लिख दोगे, बाकी कुछ नहीं करना, मैं ऊपर वाली के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ। माइनस आर टी अपॉन एन एफ, एन एफ मतलब यहाँ एन इलेक्ट्रॉन ही है तो मैं एन एफ ही लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एन एल एन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो जब एरो बन रहा है तो इधर की तरफ जो भी होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं, और एरो से लेफ्ट साइड की तरफ जो भी होते हैं वो आपके रिएक्टेंट होते हैं। ये तो आपको मालूम है ना कि ये आपके रिएक्टेंट्स होते हैं, जिनको आजकल सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। और एरो के उधर की तरफ जो भी होते हैं वो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, ये तो मालूम है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉन की के नंबर को कभी भी प्रोडक्ट में कंसीडर नहीं करना, उसको तो सिर्फ यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करनी है, उसमें कंसीडर करना है। तो आपके पास में प्रोडक्ट ये है और रिएक्टेंट ये है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मतलब एम की पावर एन प्लस, और इसके आगे जो भी स्टोइकियोमेट्री होगी उसको ऊपर लिखना है। यहाँ पे कोई स्टोइकियोमेट्री नहीं है, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 1 है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो उस 1 को आप ऊपर की तरफ पुट कर दोगे। ऐसे कैसे सॉलिड की कंसंट्रेशन, यानी कि सॉलिड को क्या यहाँ पे मैं लिखूंगा, यस और नो, क्या मैं यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो सॉलिड, यहाँ पे क्या रिएक्टेंट को मैं पुट करूंगा,
नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बोला है कि सॉलिड को जो होती है उसकी कंसेंट्रेशन को यूनिट माना जाता है, तो यहाँ पे आप एम नहीं लिखोगे। ध्यान देना, आपके पास में रिएक्टेंट की कोई कंसेंट्रेशन यहाँ पे पुट ही नहीं करनी है आपको। ओके, वेरी गुड, नो नो, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोल दिया कि जो भी सॉलिड होगा वो सेल की जो रिएक्शन होगी उसके अंदर यहाँ पे उसकी कंसेंट्रेशन को यूनिटी मानना है, और यहाँ पे कोई कंसेंट्रेशन पुट ही नहीं करनी है आपको। तो आपके पास में सिर्फ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की कोई कंसंट्रेशन ही नहीं है आपके पास में। तो बस आपने जो वैल्यू पुट कर दी, फिर बाद में इसकी अपन कैलकुलेशन कर लेंगे। आपको तो पहले कंसंट्रेशन पुट करनी आनी चाहिए, ठीक है? कोई प्रॉब्लम इसमें? वेरी गुड। अब देखो, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं, अगर किसी को कोई अच्छे से समझ में आया हो तो। यहाँ पे जो ये माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन को मैं यहाँ पे चेंज करूं और उसको मैं प्लस करूं, मैथ वाले अच्छे से कर लेंगे, बायो वाले भी अब अच्छे से कर लेंगे। बायो वालों को थोड़ा वैसे समझ में आ जाता है, माइनस प्लस की कोई बड़ी बात नहीं है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। इस प्लस माइनस को अगर मैं प्लस करूं तो आप ऐसे लिख सकते हो आर टी अपॉन एन एफ एल एन। ये जो m की पावर n प्लस है ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि माइनस को जैसे ही प्लस करोगे तो ये 1 अपॉन m की पावर प्लस n ऐसे चला जाएगा कि नहीं? नहीं, नीचे चला। ये प्लस n करो चाहे n प्लस करो, एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस करता हूं तो यहाँ पे मैं इसको रेसिप्रोकल में लेके आ जाऊंगा, इसको मैं वो नीचे लेके आ जाऊंगा। इतना कोई समझा? इतना कोई समझा क्या? जैसे मैं यहाँ पे माइनस का प्लस करूंगा तो ये जो भी कंसंट्रेशन है ये इसके नीचे आ जाएगी। तो आप देखोगे कि जब भी इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं, अपन ने जैसे यहाँ माइनस का प्लस किया, तो एग्जाम में एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। क्या स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि क्या जो ई सेल है, यानी कि सेल का जो या इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल, यहाँ पे जो भी ई सेल होगा, एक इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल क्या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल में है या उसके एंटी है? अगर उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो सेल का पोटेंशियल है वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? कई बार पूछ सकते हैं। अगर आप देखो ऐसे ऊपर वाले फॉर्मूले में देखो तो m ऊपर है तो अपन कहोगे कि ये इसके इक्वल में है, तो ये बढ़ेगा तो सेल का पोटेंशियल भी बढ़ेगा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई माइनस को कंसीडर करना भूल जाते हैं। अगर इस माइनस को अगर आप कंसीडर करोगे तो इस माइनस को प्लस जैसे ही करोगे तो ये m की पावर n प्लस ये नीचे आ जाएगा। मतलब जो भी रेसिप्रोकल में होता है, यानी कि जो भी उसके नीचे होता है, यानी आप ऐसे बोल सकते हो ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, यानी कि इनवर्सली इनका रिलेशन है। इनवर्सली रिलेशन का मतलब क्या है? अगर बी की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो ए आपके डिक्रीज होगा। वही देखो जैसे यहाँ पे रेसिप्रोकल का रिलेशन है, ये m की पावर n प्लस ये नीचे है ई सेल के, जैसे ही आप m प्लस n की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। ओके, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रो सेल पोटेंशियल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजेस। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो जो सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? आप हमेशा ये देखोगे कि अगर कोई भी सॉल्ट है उसको पानी में घोल के जितना ज्यादा सॉल्ट घोलेंगे उतना ज्यादा आयंस बनेंगे और उतना ही ज्यादा सेल का पोटेंशियल होगा। ये कोई जरूरी नहीं है, आपको उस इक्वेशन में पुट करके देखना पड़ेगा कि उसका रिलेशन प्रोपोर्शनली में आ रहा है कि आपका उसका रेसिप्रोकल रिलेशन आ रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, आगे चलें। अभी थोड़ा 10 मिनट और देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जो आप अच्छे से पढ़ चुके हो। उस एग्जाम्पल को आपसे ही करवाएंगे, उसके बाद में क्लास एंड कर देंगे। ध्यान दो इस चीज पे कि आपने जब गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल देखा था तो गैल्वेनिक सेल में आपने क्या देखा था? यहाँ पे तो थोड़ी देर पहले जो मैंने एग्जाम्पल लिया वो सिर्फ एक सिंगल रिएक्शन का लिया है, ठीक है? जयेश, जो भी चीजें फ्यूचर में होगी वो फ्यूचर में रहने दो, आप वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे क्या करवाना है, ठीक है? अभी आप जो चैप्टर चल रहा है उसके ऊपर आप ध्यान रखो।
ये तो सब कुछ फिसल जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा कब चैप्टर खत्म हो गया। ओके, एक सिंगल रिएक्शन थी तो उसका मैंने बता दिया आपको। लेकिन अगर मैं कंप्लीट एक सेल की रिएक्शन होती, उस सेल की रिएक्शन को अगर मैं आपके इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके आपको कंसंट्रेशन कम ज्यादा करके बताऊं कि किसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, किसकी कंसंट्रेशन घट रही है, सेल पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो आप देखोगे कि जब अपन गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल ले रहे थे, मैं यहाँ पे गैल्वेनिक सेल का ही एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। जब गैल्वेनिक सेल में आपने देखा था कि जो एनोड था, उस एनोड के ऊपर क्या हो रहा था, जो जिंक था वो जिंक 2+ में कन्वर्ट होता है और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा था। ऐसे के ऐसे अगर जब अपन कैथोड की बात करते हैं, ध्यान देना, तो कैथोड में क्या था, जो कॉपर 2+ आयन था वो इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था। क्या कर रहा था, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहा था, और किसमें कन्वर्ट हो रहा था, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था। जब इनकी मैंने नेट सेल निकाली, मैंने आपको बताया था जब भी अपन किसी भी टाइप का सेल का पोटेंशियल निकालेंगे तो उस पूरे सेल के लिए अपन नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे। जो नेट सेल की जो रिएक्शन होगी, नेट सेल रिएक्शन, तो नेट सेल रिएक्शन यहाँ पे क्या हो रही है बताओ, 2 इलेक्ट्रॉनों से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, तो पीछे रिएक्टेंट की फॉर्म में आपके पास में क्या क्या बता, एक तो जिंक बचा, यहाँ पे जिंक क्या है, यहाँ पे सॉलिड की फॉर्म में है, यहाँ पे कॉपर सॉलिड की फॉर्म में आ रहा है ना, ब्राउनिश कलर का हो जाता है पूरा सोल्यूशन कॉपर के कारण। जिंक प्लस कॉपर 2+, ये एरो की तरफ ये दोनों चीजें रह गई, एरो इक्वल नहीं है, एरो है, एरो के दोनों की तरफ उस साइड में आपके पास में क्या क्या बचा, जिंक +2 प्लस कॉपर। देखो कॉपर भी यहाँ पे सॉलिड में है, जिंक भी यहाँ पे सॉलिड में, तो ये आपके पास में एक नेट सेल रिएक्शन है। ओके, अब जब इस नेट सेल रिएक्शन को जैसे ही अपन लिख लेते हैं तो आप उसको नर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई करो, इसमें अप्लाई करो चाहे इसमें अप्लाई करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इस बार अपन इसके अंदर अप्लाई कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल तो अपन इजीली निकाल लेंगे, क्वेश्चन में दे रखा होगा कि जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल और कैथोड का पोटेंशियल प्लस और माइनस जो भी वैल्यू दी हुई होगी, कैथोड में से एनोड की वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकल जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, -2.303 RT अपॉन NF, एन क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन अ नेट सेल रिएक्शन। तो देखो नेट सेल रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे 2, और फेराडे की वैल्यू होती है F। मैंने उस टाइम नहीं बताया कि इसको बोलते हैं फेराडे, इसको क्या बोलते हैं, फेराडे, ये ध्यान रखना, इस फेराडे की वैल्यू होती है 96500 कूलाम पर मोल। ये आपने 10th में पढ़ रखा है शायद, 10th में पढ़ रखा है आपने। चलो वैसे इसकी कम ही जरूरत पड़ेगी अपने को, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में मैक्सिमम कैलकुलेशन पूछी जाती है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं किया जाता एग्जाम में, लेकिन तो भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। NF, फिर क्या लिखोगे, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मेन चीज यही है, ये तो सबको मालूम है, और या ये इस 2 को कई बार लिखना भूल जाते हैं, 2 की जगह 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो आप बताओ कि इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में किसकी कंसंट्रेशन लिखूंगा, चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या लिखूंगा, उसकी पावर वगैरह सब कुछ बताओगे आप मेरे को। वेरी गुड, वेरी गुड, लक्षिता, प्रिंस, वासुदेव, वेरी गुड वेरी गुड। लक्षिता थोड़ा सा शायद साइन लिखने में गलती कर दिया आप, डॉट 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 लिखा है क्या, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है, मुझे मालूम पड़ गया आपने क्या सोच के लिखा है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, वेरी गुड कश्यप, वेरी गुड। देखो ध्यान दो, प्रोडक्ट आपके एरो के जो राइट हैंड साइड के अंदर होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट आपके पास में 2 हैं, जिंक 2+ भी आपके पास प्रोडक्ट है और कॉपर भी आपके पास प्रोडक्ट है, तो आप दोनों को लिखोगे या किसी एक को लिखोगे, आप सिर्फ जिंक 2+ को लिखोगे, किसको लिखोगे, जिंक 2+, और जिंक के आगे क्या कोई स्टोइकोमेट्री है, अगर नहीं है तो इसके ऊपर कुछ लिखते नहीं, तो 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत भी नहीं है। मैं यहाँ पे कॉपर की कंसंट्रेशन को भी लिख सकता था, लेकिन कॉपर की कंसंट्रेशन को मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि कॉपर एक सॉलिड है और सॉलिड की कंसंट्रेशन को अपन यूनिटी मानते हैं, इसलिए कॉपर को यहाँ पे अपन कंसीडर नहीं करेंगे, ये चीज समझ गए ना आप, इसलिए यहाँ पे मैं कॉपर नहीं लिखूंगा, इसलिए मैं कॉपर यहाँ पे नहीं लिखूंगा, इस चीज को समझ गए ना आप, किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना मेरे को।
वैसे के वैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखूंगा। रिएक्टेंट आपके पास में दो टाइप के रिएक्टेंट है, कॉपर का 2+ आयन है और जिंक सॉलिड है। वही सेम बात कि जिंक यहाँ पे सॉलिड है तो सॉलिड को नहीं लिखेंगे, कॉपर 2+ ही लिखेंगे सिर्फ यहाँ पे लो कॉपर 2+। ओके, वेरी गुड लक्षिता, वेरी गुड। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो आपने सेल निकाल दिया, वही थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको चीज समझाई थी वही चीज है यहाँ पे, कि सेल का पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए आप कौन से आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे? कॉपर 2+ के आयन को इंक्रीज करने पर सेल का पोटेंशियल इंक्रीज होगा, या जिंक 2+ के आयन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने पर सेल का पोटेंशियल इंक्रीज होगा? ये बता दो मेरे को बस। ये समझ गए? इसका मतलब ये पूरा अच्छे से आपको समझ में आ गया। लक्षिता वेरी गुड, राम प्रसाद वेरी गुड, रघुवीर वेरी गुड। सभी इंटेलिजेंट है पूरी क्लास। वासुदेव कश्यप, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया स्टूडेंट है, बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट। वही सेम बात कि जैसे आप इस माइनस को प्लस करोगे तो कॉपर ऊपर चला जाएगा, जिंक नीचे आ जाएगा। इस चीज को समझे ना आप? वो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ पे जब भी आपको रिलेशन देखना हो कि कौन से आयन की कंसंट्रेशन आपके सेल के पोटेंशियल को इफेक्ट करती है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे माइनस देखोगे। अगर इस माइनस को जैसे ही आप प्लस करोगे तो ये कॉपर 2+ आयन ऊपर चला जाएगा, जिंक 2+ नीचे आएगा। तो आप देखोगे, क्या देखोगे, मैं यहाँ पे लिख दूं कि जैसे ही आप देखोगे जो सेल पोटेंशियल है, जो सेल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? कॉपर की कंसंट्रेशन के। किसकी कंसंट्रेशन के? कॉपर की कंसंट्रेशन के। और जो आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा किसकी किसके हो जाएगा? जिंक 2+ के। तो आप बोल सकते हो कि सेल पोटेंशियल कब इंक्रीज होगा? जब कॉपर 2+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। और कॉपर 2+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब क्या है? कैथोड का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है वहां पे आपको कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, वो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्ट है वो आपको ज्यादा लेना पड़ेगा। जब कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन सॉल्ट ज्यादा लोगे तो आप देखोगे कि वहां पे आयन ज्यादा बनेंगे, आयन ज्यादा बनेंगे, सेल का पोटेंशियल होगा वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा। और अगर जिंक 2+ आयन की कंसंट्रेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा? आपका सेल पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप देखते हो जब भी अपन अपन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं तो आपने देखा था जो यहाँ पे एनोडिक पार्ट था वहां पे जिंक 2+ था और यहाँ पे एनोड लगाया था, और यहाँ पे आपने कैथोड का आपने इलेक्ट्रोड लिया था, यहाँ पे आपने कॉपर 2+ का सोल्यूशन इंक्रीज किया था, और ये किसका था? कॉपर का था। जनरल बात है, ये चीज आपको समझ में आई भी है, लेकिन आपने उस चीज को कभी कंसिडर नहीं किया या दिमाग नहीं लगाया होगा कि जैसे ही यहाँ पे आप सोल्यूशन के अंदर जैसे ही आपने जिंक 2+ आयन जिंक 2+ का सॉल्ट भर दिया, यहाँ पे कॉपर सल्फेट कॉपर का आपने कोई भी सॉल्ट भर दिया, तो आप देखोगे कि एनोड क्या करेगा? एनोड क्या करता है? जिंक को जिंक 2+ में कन्वर्ट करता है कि नहीं करता है, और 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस करता है। अब मेरे को एक बात बताओ, जब ये जिंक होगा ये सोल्यूशन के अंदर और जिंक प्लस 2+ ऐड करता जाएगा। पहले से जिंक 2+ खूब पड़ा है, जिंक सल्फेट आपको मालूम है, और सोल्यूशन के अंदर जिंक 2+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, तो आप देखोगे कि सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा। उस पॉजिटिव चार्ज के इंक्रीज होने के कारण आपका सेल जो होगा वो करंट जनरेट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि पॉजिटिव खूब सारा हो जाएगा। इस चीज को मालूम है ना आपको? जब पॉजिटिव खूब सारा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि जहां तक हो सके जिंक सल्फेट का जो कंसंट्रेशन है वो आप कम रखो और कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो। कि जैसे ही कॉपर सल्फेट में कॉपर की कंसंट्रेशन कॉपर आयन की कंसंट्रेशन जैसे ही इंक्रीज होगी, तो यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको कॉपर 2+ जल्दी से जल्दी वहां पे उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके यहाँ पे डिपॉजिट होता रहेगा, वो रिएक्शन थोड़ी फास्ट होगी। इस चीज को समझ रहे हो ना आप? यहाँ पे जिंक 2+ इसलिए यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कम ली जाती है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भरा रहेगा वहां पे कॉपर आयन का जो भी सॉल्ट होगा उसकी कंसंट्रेशन को इसलिए ज्यादा लिया जाता है कि इलेक्ट्रोड का जो सेल का जो पोटेंशियल है वो आपका इंक्रीज हो सके। जनरल चीज है, आपको ये चीज ध्यान में हो जानी चाहिए, आ जानी चाहिए। क्या इसमें कोई किसी को कोई कंफ्यूज हुआ? जो अपन पहले पढ़ रहे थे उसी चीज को अपन वापस पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है, यूट्यूब होती है, इन्वर्टेड यूट्यूब होती है उल्टी, उसको कभी भूल मत जाना कि सर डायग्राम गलत बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पुरानी चीज को ही आपको रिकॉल करवाया है कि यहाँ पे आप कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगे करोगे तो सेल का पोटेंशियल होगा वो इंक्रीज होगा। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, क्लास एंड कर रहे हैं, कर दें क्लास एंड?
ओके ओके ओके। चलो क्लास एंड कर देते हैं।